वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और थर्ड हम लोगों के पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये तीन चीज हम लोगों को डिस्कस करना है। आज के क्लास में हम लोग है ना इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका एक डेरिवेशन करेंगे कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा होता है m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। स्कूल के लिए ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग उसी डेरिवेशन से। इज दिस क्लियर? चलो देखो यार ध्यान से। Derivation for position of center of mass। मान लो हम लोग के पास दो बॉडी है, एक का मास m1 है, उसका पोजीशन वेक्टर है r1, दूसरे का मास m2 है, पोजीशन वेक्टर है r2। दो बॉडी है, दो बॉडी है, एक का मास है m1 पोजीशन वेक्टर है r1, दूसरे का मास है m2 पोजीशन वेक्टर है r2। ठीक है, मास m1 पोजीशन वेक्टर r1 सॉल्व। अब सुनो, m1 पे दो फोर्स लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स है कैपिटल F1 एंड कैपिटल F2। ऐसा लेट two bodies of mass m1 and m2 position vector r1 and r2 having external forces F1 and F2 and internal forces small f1 and small f2 respectively। तो मेरे पास दो मास है भाई, एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है। m1 का पोजीशन वेक्टर r1, m2 का पोजीशन वेक्टर r2। m1 पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स F1 है, इंटरनल फोर्स F1 है। एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F1 है, इंटरनल फोर्स स्मॉल f1। m2 पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स F2 है, कैपिटल F2, और इंटरनल फोर्स F2 है, स्मॉल f2। ओके, तो अगर हम लोग m1 का बात करें, तो अगर हम उस पे लगने वाला नेट फोर्स का बात करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स का सम। इसका मतलब ये है, समझते जाना ध्यान से, इसका मतलब ये है कि मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू F1 प्लस F1 वेक्टर फॉर्म। अच्छा एक चीज पूछते हैं आप, ध्यान से देखिए, यहां पे बस हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। आपको याद है वेलोसिटी होता है dr/dt और एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो क्या हम लोग एक्सेलरेशन को d/dt ऑफ फिर से dr/dt लिख दें? अरे बोलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। तो क्या ये d स्क्वायर r/dt स्क्वायर होगा? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, वर्ड है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, क्योंकि पहला डिफरेंशिएशन पोजीशन का वेलोसिटी और फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। क्लियर है? यस सर। तो आप इसको लिख सकते हैं m1 d स्क्वायर r1 by dt स्क्वायर is f1 plus f1। this is equation 1। okay,
सिमिलरली अगर हम लोग m2 पे बात करेंगे तो इक्वेशन होगा m2 d स्क्वायर r2 by dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू f2 प्लस f2। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड करो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो। जब हम लोग 1 और 2 को ऐड करें तो मेरे पास आ गया m1 d स्क्वायर r1 बाय dt स्क्वायर प्लस m2 d स्क्वायर r2 बाय dt स्क्वायर, और इधर है f1 प्लस f2 प्लस स्मॉल f1 प्लस स्मॉल f2। सही है ना? यस सर। अब जरा सोचो, आप लोग सब कोई पेन को एकदम कस के पकड़ लीजिए, तो कस के पकड़ लीजिए। पकड़ लिए? यस सर। तो आपके आपके और पेन के बीच इंटरनल फोर्स काम कर रहा है। यस सर। अच्छा, उसको कस के दबाइए, आप चलने लगिएगा क्या? नो सर। नो सर। अच्छा, उसको धीरे दबाइए, चलिएगा क्या? नो सर। मतलब हम एक चीज समझा रहे हैं कि कोई भी सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट हमेशा जीरो होता है। पता, आप जितना कस के पेन को दबा रहे हैं, पेन भी उतना ही फोर्स से आपको दबा रहा है। ओके, यस सर। इसलिए जो इंटरनल फोर्सेस का वेक्टर रिजल्टेंट है ना, F1 स्मॉल f1 और स्मॉल f2, उसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो होता है। इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट हमेशा जीरो होता है। और एग्जांपल आपके हाथ में है, आप देख लीजिए, इसको कितना भी कस के दबा लीजिए, आप मोशन नहीं कीजिएगा। कारण है कि जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही फोर्स आप पर भी लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट जीरो। क्लियर है? Since resultant of internal forces is always zero, so small f1 plus small f2 का सम जीरो होगा। तो अब बचा क्या? तो आपके पास बचा है कैपिटल F1 प्लस कैपिटल F2 इज इक्वल्स टू m1 d स्क्वायर r1 dt स्क्वायर प्लस m2 d स्क्वायर r2 dt स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा यहां तक नोट करो, थोड़ा जगह का कमी है, इधर उधर रफ करना पड़ेगा। यहां तक नोट कर लो, फिर हम बता रहे हैं। नोट करो फटाफट। साइड पर अपना माइक बंद करो।
ये लेफ्ट वाला हो गया क्या? यस सर। चलो देख लो, थोड़ा इसका डेरिवेशन खत्म कर दे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग के पास है नेट फोर्स, राइट हैंड साइड में डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए भाई, तो अंदर आ गया m1r1 और m2r2 अंदर आ गया। थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट देखना, यहाँ पे m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किए, तो अगर आप m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किए तो उसे डिवाइड भी कीजिएगा तभी ना अनचेंज रहेगा। अब m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि Fnet इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ सिस्टम, सिस्टम का टोटल मास d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर ऑफ, क्या ये पोजीशन वेक्टर है? देखिए पोजीशन वेक्टर का डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होगा, सही है, और एक्सेलरेशन और मास का मल्टीप्लिकेशन और नेट फोर्स होगा। तो ये पोजीशन वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर ऐसे पॉइंट का है जहां टोटल मास है, इसी को तो आप कहते हैं सेंटर ऑफ मास। पोजीशन वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर ऐसे पॉइंट का है जहां टोटल मास है, तो उसी को तो आप सेंटर ऑफ मास कहते हैं। So position vector of center of mass is m1r1 plus m2r2 divided by m1 plus m2। अगर हम लोगों के सिस्टम में दो बॉडीज है तो सेंटर ऑफ मास के लिए m1r1 plus m2r2, लेकिन अगर सिस्टम में n पार्टिकल्स है, 2 4 6 8 10 12 कुछ भी, फॉर n पार्टिकल्स के लिए अगर आप बात कीजिएगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या हम समेशन लगाए mi ri का वैल्यू 1 से लेके n तक डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi, फिर से i का वैल्यू 1 से लेके n तक। इज दिस क्लियर? अरे बोलो बोलो, समझे? सर एन पार्टिकल वाला फिर समझा है। अरे यार 2 लिखा, तीसरा रहेगा 3 लिखेगा, चौथा रहेगा 4 लिखेगा, 5 लिखेगा, सही है? यस सर। अरे जिसको डाउट था वो बोलो भाई। हाँ सर। और फिर नीचे उन्हीं मास का सम m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 जितना रहेगा वहां तक ऐड कर देना। ओके सर, आपने समेशन लगा दिया। हाँ ठीक है, यस सर। ठीक, नोट करो। देखो जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होता है, थोड़ा उसको लॉजिकली समझने का कोशिश करो। मान लो जैसे मेरे पास कोई एक मास m1 है, तो इसका 3 कोऑर्डिनेट्स हो सकता है ना, x1 y1 z1। आप लोग कोऑर्डिनेट्स समझते हैं? कोऑर्डिनेट्स आप लोग समझते हैं? कोऑर्डिनेट्स यस सर। कंफर्म है ना, समझता है? यस सर, दैट एक्सिस ऑफ दैट कोऑर्डिनेट ऑफ y। यस सर। इसी तरह कोई m2 होगा तो उसका भी कुछ x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरह कोई n होगा, उसका x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, z कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर है ना? ध्यान रखना, तो इस पूरे सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास होगा, तो सेंटर ऑफ मास का भी x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा और z कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर? यस सर। अगर हमको सेंटर ऑफ मास का केवल x कोऑर्डिनेट चाहिए, अगर हमको सेंटर ऑफ मास का केवल x कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट चाहिए ना तो हम पूरा आर नहीं लेंगे, हम सभी का केवल और केवल एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे और मेरा काम हो जाएगा। पूरा सबका ना वाई लेंगे ना जेड लेंगे, हम केवल सबका एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे और मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का चाहिए ना तो हर किसी पार्टिकल के पोजीशन का y कोऑर्डिनेट ले लो तुम, हर किसी पार्टिकल के पोजीशन का y कोऑर्डिनेट ले लो तुम, ठीक है। और अगर हमको z सेंटर ऑफ मास का चाहिए तो हर किसी का z कोऑर्डिनेट ले लो तुम। और फाइनली अगर आपको पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का लिखना पड़े तो x सेंटर ऑफ मास में i कैप, y सेंटर ऑफ मास में j कैप और z सेंटर, ये तुमको बता देगा कि हाँ व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर तुमको बताएगा। कभी कभी ये होता है कि तुमसे पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस। तो अगर आप चाहते हैं डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना तो कुछ और नहीं करना है, जो आपका पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का है उसका मॉड निकाल दीजिए। जब आप सेंटर ऑफ मास जो पोजीशन वेक्टर आया उसका मॉड निकालिएगा तो आपको खुद ब खुद डिस्टेंस मिल जाएगा। अब चलिए हम आपको एक दो एग्जांपल देके इस टॉपिक को थोड़ा क्लियर करें, फाइनलाइज करें। सपोज तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है ऐसा कि देखो भाई एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ है 2 मीटर और लेंथ है 3 मीटर। यहां पे मास है 1 केजी, यहां पे मास है 2 केजी, यहां मास है 3 केजी और यहां मास है 4 केजी। आपको इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है, ठीक है। आपको इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक पॉइंट को आप ओरिजिन मानेंगे। चलिए हम लोग 1 केजी को ओरिजिन मान लेते हैं। जब आप एक को ओरिजिन मानिएगा तो खुद ब खुद आपको दिखेगा कि कोई है एक्स एक्सिस और कोई है वाई एक्सिस, सही है? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई अब तुमको कोऑर्डिनेट्स बताना है। हम तुमसे पूछे थे, तुम बोला कोऑर्डिनेट आता है। इस 2 केजी का कोऑर्डिनेट बताओ तो। Sir, 3 and 0. 30, वेरी गुड, 3 एक 3 केजी का कोऑर्डिनेट बताओ। Sir, 0 2. Sir, 3 2. 3 2, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 2, तो 3 2। और ये बता भाई 4 केजी। Sir, 0 2. 0 2 0 2 0 2। अब एक ईमानदारी से क्वेश्चन का आंसर देना, किस किस को नहीं समझ में आया? Sir, नहीं है सर हमको। इसीलिए पूछे ना, कोऑर्डिनेट लिखना सीखे। कोऑर्डिनेट Yes, sir. कोऑर्डिनेट आता है। आता है तो कौन दुनिया का बात है, वही ना है। कोऑर्डिनेट आता है तो आना चाहिए ना। बात सुनो समझो, देखो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जिस पॉइंट का आप बात कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस पे कितना दूर है, वाई एक्सिस पे कितना दूर है। अगर जेड रहेगा तो जेड पे कितना दूर है। तो यहाँ जेड तो है नहीं, यहाँ केवल एक्स और वाई है। अब तुम देखना समझना, ये वाला जो 2 है, 2 केजी है, वो ओरिजिन से 3 मीटर पे होगा Yes, sir. और एक्स में ना होगा, केवल वाई तो है नहीं उसके पास। इसलिए y वाला y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट 3 लिखा हुआ है, समझे? Yes, sir. अब इसको देखो, इसका x में 3 मीटर है और y में 2 मीटर है, तो x के जगह पे 3 और y के जगह पे 2 लिखा हुआ है। बात समझा? Yes, sir. इसको देखो, क्या इसका x में कुछ कोऑर्डिनेट है? नहीं है, नहीं है सर। केवल और केवल y में है 2। Yes, तो sir. ध्यान रखना x में 0 है, y में 2 लिखा हुआ। बात समझा?
Yes, sir. तो कोऑर्डिनेट लिखने बगैर आप इसको नहीं बना पाइएगा, क्योंकि आपको इसमें कोऑर्डिनेट्स का ही जरूरत है। सो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे घर में। अब देखो इसका करना क्या था। अगर हम इसका x सेंटर ऑफ मास निकालते तो मेरे पास 4 था, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 and all divided by m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 होगा। समझे कि 4 था तो 4 तक गए। ओके, अब देखो 1 है, इसका x कोऑर्डिनेट है 0, ये 2 है, उसका x कोऑर्डिनेट है 3, वो 3 है, उसका x कोऑर्डिनेट है 3, ये 4 है, उसका x कोऑर्डिनेट है 0, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 9 और 6 15, 15 डिवाइडेड बाय 10, 15 बाय 10 1.5 x कोऑर्डिनेट। क्या आप इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे? Yes, sir. चलो Yes, sir. यहां तक नोट करो, y कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ। यहां तक नोट करो, y कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ। करो फटाफट। सर एक बार पोजीशन वेक्टर सर सेंटर मास होता था जैसे। अरे यार गजब हाल करता तू, पूरा पढ़ाई हो जाता तब तुम बोलता शुरू से पढ़ा दीजिए। सर शुरू से उस टाइम आप पढ़ा रहे थे सर, इसलिए नहीं बोले। और अभी बोल के क्या कर रहा है? जो पीछे मिटा चुके हैं, जो सब हटा चुके हैं, वो कैसे बता दें हम? सर ये वाला ओनली सर जेड सेंटर मास के जो नीचे वाला वो वाला ये उसके नीचे। हाँ सर, हाँ वही। सेंटर ऑफ मास यहाँ है, उसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक पोजीशन वेक्टर होगा ना, तो उसका 3 कोऑर्डिनेट है। अरे कोई भी पॉइंट लिखता है तो उसका मैक्सिमम 3 कोऑर्डिनेट होता है ना, तो वैसे ही सेंटर ऑफ मास का 3 कोऑर्डिनेट है। हाँ सर। तो जब आप उस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखिएगा तो x के साथ i कैप, y के साथ j कैप और z के साथ k कैप लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, L L L, यहाँ पे है 2 kg, यहाँ पे है 4 kg और यहाँ है 5 kg, ऊपर में 5 है। हाँ, तुमको बोला गया इसका सेंटर ऑफ मास निकाल। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालो। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालो। तो अगर आपको इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है तो आपको किसी को ओरिजिन मानना पड़ता है। सबसे इजी क्या होता है ना, अगर क्वेश्चन कुछ लिखा नहीं है तो आप इस तरह के पार्टिकल को ओरिजिन पे मान लेना और तुरंत वहां से कोई एक लाइन को आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, लेकिन वाई एक्सिस तो एक्स एक्सिस पे 90 होता है ना, तो ये वाई एक्सिस है। चलो जब कोऑर्डिनेट बताना स्टार्ट करो। इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, इसका कोऑर्डिनेट कोई बताए? 0 L पे L0, L0 x पहले बताते हैं ना, x पहले बताते हैं। हाँ, इसका बताओ तो कोई। L/2 सही। दूसरा क्या बोला था? अरे 0 कैसे होगा? y एक्सिस में यहां पड़ा हुआ है, तुम 0 बोल रहे हैं। y में इतना है ना, तो ये एंगल है 60, तो x कोऑर्डिनेट इतना होगा L का cos 60 और y कोऑर्डिनेट ये होगा L का sin 60। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट है L का cos 60 और इसका y कोऑर्डिनेट है L का sin 60। तो L cos 60 नीचे 2
sin 60 रूट 3l/2। समझे क्या? क्या आप लोगों को बात समझ में आई? Yes, sir. बिना कोऑर्डिनेट लिखे आप इसका न्यूमेरिकल नहीं बना पाइएगा। आप देख ही रहे हैं कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। अब देखिए, अब आप यहां से x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। m1 x1, m2 x2, m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। फिर मास के जगह पे 2 x0, मास के जगह पे 4, x के जगह पे l, मास के जगह पे 5, x के जगह पे l/2, और फिर नीचे होगा 2 प्लस 4 प्लस 5। सॉल्व कर लेना आंसर। इसी तरह y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का m1 y1, m2 y2, m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, सब पुट कर लीजिएगा आप लोग अपना। क्या समझ में आया? कितना आया y कोऑर्डिनेट इसका? Sir, 5 root 3l/22. सभी का सेम आया? Sir, root 3l/4. लो, यही दो का आंसर मेरा 5 root 3/22 आया। लो, एक और 22 आ गया। Sir, 5 root 3l/22. तो लोग सब कोई अपना अपना आंसर ला रहा है क्या? हाँ सर। अरे यार ठीक से कर, सॉल्व कर उसको ठीक से। एक आंसर बताओ, एक आंसर, सबका नहीं चलेगा। सर 5 root 3l/22। यस सर, ये आ रहा सर। अच्छा चलिए, काम का बात ये, क्या आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। किसी को कोऑर्डिनेट में दिक्कत? नो सर। चलिए ठीक है, तो बढ़िया। चलो यही तक आज लेके चलते हैं, नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे। हाँ सर हाँ, सर, बोलो बोलो। सर इसका न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक में है क्या? एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम है, उससे अच्छा है तो मैं ना एचसीबी में बनाना, लेकिन एचसीबी में एक दो क्वेश्चन है जहां तक अभी पढ़े हो, बात समझे? ठीक है, ओके सर। हम इसमें है ना 5 मिनट और आपका लेंगे। एक चीज पूछ लेते हैं, अगर हम आपसे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का, मान लीजिए आपने ना फर्स्ट वाला निकाल लिया, फर्स्ट वाला कितना आ गया था हम लोग का? ओके सर, so what was 13l/22? 13l/22, और सेकंड वाला ये y कितना आ गया था? 5 root 3l/22। 5 रूट 3l/22। इसका मतलब ये है ना कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहां है, ठीक है? और उस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास 13l/22 एंड 5 रूट 3l/22। ओके, अगर कोई हमसे ये पूछे, जैसे स्टूडेंट पूछ रहा था ना कि सर इसको बता दीजिए, हम उसी के लिए बता रहे हैं, ध्यान से। अगर हमसे कोई बोले कि सर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखिए, तो आंसर होगा 13l/22 के साथ i कैप और 5 रूट 3l/22 के साथ j कैप। ओके, और ये है वो पोजीशन वेक्टर, ये है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या आपको समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। चलो ठीक है, तो चलो एक टॉपिक ये पोजीशन वेक्टर वाला खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट है वेलोसिटी एक्सेलरेशन देखेंगे। और रिजिड बॉडी के केस में देखो, अभी जो आप सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं उसमें आप पार्टिकल्स ले रहे हैं, लेकिन अगर हम आपसे बोल दे कि देखो जी मेरे पास ये एक रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताओ, तो देखो अगर ये रॉड यूनिफॉर्म होता ना, यूनिफॉर्म समझ रहे हैं ना, देखो इसका इधर पतला
पतला है इधर मोटा है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, Yes, sir. अगर यूनिफॉर्म होता तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो इन सब के लिए हम लोग को कुछ मैथमेटिकली इंटीग्रेशन या कैलकुलस का सहारा लेना पड़ेगा, तो वो सब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, लेकिन आप कैलकुलस देख के आइएगा नेक्स्ट डे। ओके, Okay, sir. चलो ठीक है फिर, थैंक यू। नेक्स्ट डे से आगे। हाँ,